कल हमने आरसी सर्किट में पढ़ा था टी इक्वल टू 0 और टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे, आरसी सर्किट की सेकंड क्लास है। हाँ, जनरल टाइम पे कल की क्लास में जो थी उसमें था टी इक्वल टू 0 और टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे हमने पढ़ा था आरसी सर्किट में। आज हम पढ़ेंगे जनरल टाइम पे टी इक्वल टू टी पे। टी इक्वल टू 0 पे अगर स्विच को बंद कर दें तो इस केस में टी इक्वल टू 0 पे करंट कितना चलता है? कल पढ़ा था कि आरसी सर्किट में अगर एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टेंस लगा और बैटरी अगर स्विच को बंद कर दिया तो टी इक्वल टू 0 पे करंट की वैल्यू क्या होगी? ई नोड बाय आर। ई नोड आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? ई नोड बाय, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? ई नोड का चार्ज इसके ऊपर ना के बराबर तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर क्या होगा? 0। चार्ज की वैल्यू भी क्या होगी? 0। एनर्जी स्टोर भी क्या होगी? 0। और टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे जो करंट चलता है करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि कैपेसिटर जो है वो फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो चार्ज करंट चलना ही क्या हो जाएगा? बंद। तो और चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी कैपेसिटर पे? मैक्सिमम होगी ई नोड इंटू सी की, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर क्या हो जाएगा? ई नोड का, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस क्या होगा? 0। अब बात करें टी इक्वल टू टी पे जनरल टाइम पे, टी इक्वल टू एट जनरल टाइम, तब टी इक्वल टू टी पे ना वो 0 है ना वो इन्फिनिटी है, किसी जनरल टाइम पे आरसी सर्किट में करंट की जो वैल्यू होती है इसमें जनरल इक्वेशन बनती है आई इक्वल टू होता है ई नोड बाय आर ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। ये आती है इसमें ई नोड बाय आर ई की पावर टी बाय माइनस टी बाय आर सी। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस होता है ई नोड इंटू में ई की पावर टी बाय आर सी। चार्ज की वैल्यू होती है ई नोड सी इंटू 1 माइनस ई की पावर टी बाय आर सी। बताऊंगी अभी। और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर होता है ई नोड 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। यहाँ पे देखो ये है करंट की जनरल टाइम पे टी इक्वल टू 0 पे करंट कितना चलेगा? ई नोड क्या हो गया? बैटरी की ईएमएफ। आर क्या है? रेजिस्टेंस। ई नोड बाय आर इंटू में क्या हो जाएगा? ई क्या है? यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ई क्या है? इसकी वैल्यू होती है 2.71। तो ई की पावर है माइनस टी बाय आर सी। आर क्या है? रेजिस्टेंस। सी क्या है? कैपेसिटर। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा? ई नोड ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। और चार्ज की वैल्यू क्या होगी? ई नोड इंटू सी 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर क्या हो जाएगा? ई नोड 1 माइनस टी की पावर ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। ये जनरल टाइम पे इक्वेशन है करंट की, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस, चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। ठीक है, इसमें आप उसकी भी लिख सकते हो। एनर्जी स्टोर क्या होता है? हाफ सी वी क्यू स्क्वायर बाय 2c या फिर हाफ सी वी स्क्वायर। तो सी की वी स्क्वायर की वी की वैल्यू पुट कर दो उसमें। ठीक है, पोटेंशियल हाफ सी ई नोड का स्क्वायर ये होता है इसमें, तो या फिर हाफ बी सी, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस तो ये होता है जनरल टाइम। अभी यहाँ पे ई नोड की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ई की जगह क्या पुट कर दोगे? ये वैल्यू, तो वहाँ से पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगी आपके पास। अब देखो ये था इसमें कि आपको याद करने आई कहाँ से, क्योंकि ये वाली नीट में तो आता अभी तक मैंने क्वेश्चन नहीं दिखा नीट में और जेईई मेन में भी। जो अगर क्वेश्चन आता है इसका तो एडवांस में आता है अभी तक, और रेयर ही मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखे इस पर। ठीक है, नीट के लिए तो है ही नहीं ये टॉपिक कि जनरल टाइम पे आरसी सर्किट में जनरल टाइम पे करंट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस, चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, तो ये एडवांस के लिए। ठीक है, एडवांस में आता है। तो इसमें ये इक्वेशंस आपको याद रख लो कि करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? ई नोड बाय आर ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? ई नोड ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। और चार्ज की वैल्यू क्या होगी? ई नोड सी इंटू में 1 माइनस ई की पावर
माइनस टी बाई आर सी, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर ई नोड 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। ठीक है, अब इसमें ग्राफ भी बनता है इनका, सभी का क्या बनता है, आई टी का ग्राफ, करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, यानी कि करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनता है। स्टार्टिंग में जो करंट है वो मैक्सिमम चलता है टी इक्वल टू 0 पे, करंट की वैल्यू क्या होती है, टी इक्वल टू 0 पे करंट की वैल्यू क्या होती है, ई नोट बाय आर, फिर क्या होती जाती है, डिक्रीज। इस तरीके से बनता है करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ। पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ, स्टार्टिंग में t इक्वल टू 0 पे जैसे ही आप स्विच को बंद करते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस क्या होता है, ई नोड का, फिर क्या होता है टाइम के साथ कैपेसिटर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस, यानी कि t इक्वल टू 0 और इन्फिनिटी पे तो हम पढ़ चुके थे कि t इक्वल टू 0 पे जो चार्ज है, स्टार्टिंग में करंट क्या चलता है, मैक्सिमम करंट चलता है, और चार्ज की वैल्यू क्या होती है कैपेसिटर पे, 0 होती है, और ना के बराबर होती है, बिल्कुल ही कम होती है, जितना चार्ज चलना चाहिए उसका बहुत कम पार्ट आता है t इक्वल टू 0 पे, और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे करंट क्या होता जाता है, डिक्रीज, और चार्ज क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो t इक्वल टू 0 पे करंट की वैल्यू होती है ई नोट बाय आर, और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। t इक्वल टू 0 पे चार्ज की वैल्यू क्या होती है, 0, और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई नोड इंटू सी, और t इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस क्या होता है, ई नोड का, और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस क्या होता है, 0, और t इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर क्या होता है, 0, और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर क्या हो जाएगा, ई नोड का। ठीक है, और एनर्जी क्या होती है, t इक्वल टू 0 पे स्टोर 0 होती है, और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे मैक्सिमम होती है। तो सेम अब बात कर रहे हैं जनरल टाइम पे, तो जनरल टाइम पे जो है करंट जो है वो कितना चलेगा, ई नोट बाय आर, ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ई नोड इंटू में ई की पावर माइनस टी बाय आर सी, और चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई नोड इंटू सी 1 माइनस ई की पावर टी बाय आर सी, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर क्या होगा, ई नोड इंटू में 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। ठीक है, ये इक्वेशन कहाँ से आई, इसको छोड़ो क्योंकि याद कर लो, ये वाली चीज नीट में तो आएगी ही नहीं, है ना, जेई में आती है, एडवांस में आती है। और इसमें देखो चार्ज वर्सेस करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसे होगा, इस तरीके से, क्योंकि स्टार्टिंग में t इक्वल टू 0 पे करंट की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम कितना करंट चलता है, ई नोट बाय आर का, और फिर टाइम के साथ क्या होता है, डिक्रीज, तो इस तरीके से बनेगा, और एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है, तो ग्राफ इस तरीके से ही बनता है एक्सपोनेंशियली डिक्रीज का। और इसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस t इक्वल टू 0 पे तो क्या होता है, ई नोट का, और t इक्वल टू जैसा ही टाइम बढ़ता जाता है क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो इस तरीके से ग्राफ बनता है, इन्फिनिटी पे टच करेगा। और VC पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर वर्सेस टाइम का ग्राफ इस तरीके से बनता है, इसमें इंक्रीज होता है एक्सपोनेंशियली, क्योंकि t इक्वल टू, ऐसा नहीं, ये तो उसका ग्राफ है, इस तरीके से बनता है। फिर क्या हो जाता है, मैक्सिमम होता है t इक्वल टू इन्फिनिटी पे कितना, ई नोड का, इस तरीके से बढ़ता है। चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ, वो भैया t इक्वल टू 0 पे चार्ज क्या होता है, 0, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे मैक्सिमम चार्ज होता है, तो इसका ग्राफ भी इस तरीके से बनता है, ई नोड सी का चार्ज होता है। ठीक है, यहाँ पे करंट पोटेंशियल करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ भी क्या होता है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज, और पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ भी क्या होता है, डिक्रीजिंग ग्राफ होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर वर्सेस टाइम का ग्राफ क्या होता है, इंक्रीजिंग, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है, चार्ज टाइम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर टाइम के साथ क्या होता है, इंक्रीज होता है, और सेम ऐसे चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ क्या होगा, इंक्रीजिंग ग्राफ आएगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियली बढ़ता घटता है, इसीलिए इस तरीके से कर्व ग्राफ आता है इसमें। यहाँ तक समझ गया, ये चारों की चारों इक्वेशन याद करनी है आपको अभी की भी।
ये इक्वेशन है करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी, ठीक है। इसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस वर्सेस टाइम की इक्वेशन है, चार्ज वर्सेस फंक्शन ऑफ टाइम टी की, और ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर वर्सेस टाइम की, ठीक है। इसमें आई इक्वल टू करंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, जनरल टाइम पे करंट कितना चलेगा, ई नोट बाय माई आर ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ई नोड इनटू में ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, ठीक है। और चार्ज कितने, चार्ज की इक्वेशन माइनस टी बाई आर सी, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर क्या हो जाएगा, ई नोड इनटू में 1 माइनस ई की पावर टी बाई आर सी, ठीक है, माइनस टी बाई आर सी। अब देखो इसमें एक होता है इसमें कि एक होता है इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट, टाउ सी से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, लिखो इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। टाउ सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट क्या होता है कि इनिशियली जो करंट है वो कितना चल रहा था, इनिशियली करंट कितना चल रहा था, ई नोट बाई आर का इनिशियल करंट कितना था, ई नोट बाई आर का, और टोटल चार्ज जो है वो कितना आना था, टोटल चार्ज की वैल्यू क्या है, ई नोट इंटू में सी, इतना। तो इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट क्या होता है, टाउ सी जो होगा वो होता है टोटल चार्ज डिवाइड बाय में इनिशियल रेट, टोटल चार्ज डिवाइड बाय में इनिशियल रेट। टोटल चार्ज कितना, ई नोड सी का डिवाइड बाय में रेट क्या है, ई नोड बाय आर का, आर से आर, ई नोड से ई नोड कैंसिल, ये क्या हो जाएगा आर सी के इक्वल। तो इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, आर इंटू में सी। यानी कि इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट क्या है कि अगर मान लो कि अगर करंट जो है ई नोड बाय आर के रेट से ही अगर चलता रहता, करंट जो है कितने, ई नोड बाय आर के रेट से ही अगर चलता रहता, तो उस केस में टोटल चार्ज आने में जो टाइम लगता उस टाइम को बोलते हैं इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। अगर करंट जो है जिस रेट से इनिशियली चला था t इक्वल टू 0 पे, यानी कि ई नोड बाय आर के रेट से ही अगर चलता रहता, तब टोटल चार्ज आने में जो टाइम लगता उस टाइम को बोलते हैं इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। बट जो है ये इमेजिनरी टाइम है, रियल में जो करंट का रेट है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। करंट का रेट डिक्रीज हो रहा है, ई नोड बाय आर से तो चल ही नहीं रहा, करंट का रेट डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए इसको टाइम कितना लग रहा है, इनफाइनाइट टाइम लग रहा है। अगर इसी रेट से आता रहता है ई नोड बाय आर से, तो बहुत ही कम टाइम में वो चार्ज हो जाता, इनफाइनाइट टाइम लगता ही नहीं। तो ये वाला एक इमेजिनरी टाइम है इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट, कि अगर करंट जो है इनिशियल रेट से ई नोड बाय आर से ही अगर आता रहता है, तब जो टोटल चार्ज आने में टाइम लगता उस टाइम को बोलते हैं इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। क्या चार्ज बढ़ रहा है, करंट घटता है, चार्ज तो बढ़ ही रहा है कैपेसिटर पे। ये टाइम है कि जो इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट क्या होता है कि इनिशियल रेट क्या था करंट का, ई नोट बाय आर, टोटल चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज को ही करंट बोलते हैं। तो इस केस में और टोटल चार्ज कितना आना था कैपेसिटर पे, ई नोट इंटू सी, तो टाइम कितना, टोटल चार्ज जितना आना था, इनिशियल रेट क्या था ई नोट बाय, तो आर टाउ सी की वैल्यू क्या होगी आर सी। अब टाउ सी क्या है, एक टाइम है, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। ये क्या है कि अगर करंट इसी रेट से आता रहता, ई नोट बाय आर से ही चलता रहता, कांस्टेंट करंट होता कितना, ई नोट बाय आर का, तब जो टाइम लगता टोटल चार्ज आने में उसको बोलते हैं इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। बट ये इमेजिनरी टाइम है, रियलिटी में तो करंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, जो आने का रेट है, करंट के चलने का जो रेट है वो डिक्रीज हो रहा है, तो इसीलिए रियल में ये इतना टाइम नहीं लगता। समझ गए, ये इमेजिनरी टाइम है कि इमेजिनरी टाइम मान लो कि इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट क्या होता है कि अगर इनिशियल रेट जो था ई नोट बाय आर के रेट से ही अगर करंट चलता रहता, तब जो टाइम लगता उस टाइम को बोला गया है इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट, ठीक है। बट रियल में ऐसा नहीं होता, करंट का रेट डिक्रीज होता है, करंट यहाँ पे वेरिएबल है, कांस्टेंट करंट नहीं चल रहा, तो चार्ज का रेट भी क्या है आने का, वेरिएबल है। समझ में आ गया। एक क्वेश्चन है, व्हाट इज चार्ज ऑन कैपेसिटर
इन फर्स्ट टाउसी टाइम। फर्स्ट टाउसी टाइम में कितना चार्ज आया होगा कैपेसिटर पे, ये बताना है। बताओ सोल्व करो, कितना चार्ज फर्स्ट टाउसी टाइम मतलब आरसी टाइम में कितना, अगर इस रेट से आ रहा है तो फर्स्ट टाउसी टाइम में कितना चार्ज आया होगा कैपेसिटर पे। हाँ देखो, इसको सॉल्व करने के लिए चार्ज की इक्वेशन क्या थी, करंट वर्सेस चार्ज की इक्वेशन क्या थी, सॉरी चार्ज वर्सेस टाइम की इक्वेशन क्या थी, Q इक्वल टू ई नोट सी 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, ये थी। यहाँ पे टाइम की जगह फर्स्ट टाउसी टाइम बोला है तो आर सी पुट करोगे, टी की जगह क्या पुट कर दोगे, आर सी। तो यहाँ पे Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नोट सी 1 माइनस ई की पावर माइनस टी की जगह पुट कर दो आर सी बाय में आर सी, कितना आ जाएगा, ये क्या हो जाएगी 1। तो यहाँ पे Q इक्वल टू क्या हो गया, ई नोट सी 1 माइनस ई की पावर माइनस 1, कितना गया। इसको लिख सकते हैं Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नोट सी 1 माइनस 1 बाय में ई, इसको नहीं चलेंगे तो आ जाएगा Q इक्वल टू क्या हो गया, ई नोट सी 1 माइनस ई की वैल्यू 2.71, ठीक है, इतनी होती है। ई की वैल्यू क्या होती है 2.71, ई की पावर -1 है, अगर 1 बाई ई होता तो इसको क्या लिख सकते हैं, ई की पावर -1, तो ई को नीचे ले आओगे तो ई की पावर क्या हो जाएगी +1, ठीक है, -1 को नहीं लगेगी, इस पूरी टर्म को लगेगी। तो ये कितना आ गया, Q इक्वल टू ई नोट सी इंटू में 1 माइनस 1 बाय में 2.71, इसको जब सोल्व करते हो तो ये आता है Q इक्वल टू 0.63 इंटू में ई नोट सी, इतना आता है। इस इक्वेशन को सोल्व करोगे 1 माइनस 1 बाय में 2.71, अगर इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू आएगी आपके पास 0.63, ठीक है। तो यानी कि इसको अगर 100% में अगर निकालना है तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी 63% ऑफ ई नोड सी, यानी कि मैक्सिमम जितना चार्ज आना है फर्स्ट टाउसी टाइम में उसका 63% आया होगा। बच गया कितना 37%, तो 37% नेक्स्ट टाउसी टाइम में उस 37% का कितना 63%, फिर नेक्स्ट टाउसी टाइम में जो बच गया उसका 63%, समझ में आ गया। यानी कि फर्स्ट टाउसी टाइम में आया टोटल चार्ज जो है ई नोड सी का उसका कितना परसेंट आया 63%, और नेक्स्ट टाउसी टाइम में जो बच गया 37% उसका 63%, और फिर नेक्स्ट टाउसी टाइम में जो बच गया उसका 63%। तो इसलिए इसको इनफाइनाइट टाइम लग जाता है टोटल चार्ज आने में, समझ में आ गया। यानी कि फर्स्ट टाउसी टाइम में हम ये सोच लेते हैं कि फर्स्ट टाउसी टाइम में पूरा ही टोटल चार्ज आ गया होगा, बट नहीं, क्योंकि जो रेट है करंट का वो डिक्रीज हो रहा है, वेरिएबल है, तो फर्स्ट टाउसी टाइम में टोटल जितना चार्ज आना है उसका कितना परसेंट आया है 63%, ठीक है। ये कह सकते हो 63% ऑफ क्यू मैक्स, ई नोट सी क्या है यहाँ पे क्यू मैक्स ही है, तो 63% ऑफ क्यू मैक्स फर्स्ट टाउसी टाइम में कितना चार्ज आया होगा 63% ऑफ क्यू मैक्स, और नेक्स्ट टाउसी टाइम में जो बच गया उसका 63%, नेक्स्ट टाउसी टाइम में जो बच गया उसका 63%, ठीक है। इस तरीके से चार्ज आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हो गया नोट। What is time interval for 50% charging? फिफ्टी % चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा ये बताना। What is time interval for 50% charging of capacitor? बता दो ये। हाँ, 50% चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा?
देखो इसमें जो चार्ज की इक्वेशन थी Q इक्वल टू क्या था, ई नोड सी 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, ये था। यहाँ पे चार्ज मैक्सिमम चार्ज ई नोड सी आना है, तो इसने पूछा 50% चार्ज आने में, तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई नोड सी बाई 2, इतना ही चार्ज होगा। मैक्सिमम चार्ज कितना है ना ई नोड सी का, तो उसका 50% मतलब उसका आधा, तो यहाँ पे Q की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, ई नोड सी बाई 2। Q की जगह क्या पुट कर दोगे, ई नोड सी बाई 2, क्योंकि यहाँ पे इसने 50% चार्जिंग में पूछा है, तो ये क्या था, चार्ज वर्सेस टाइम का रिलेशन था। इसमें इक्वेशन बनाई थी हमने, करंट चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी, तो इस केस में इसने 50% चार्जिंग में पूछा है, यानी कि टोटल चार्ज जो आना है उसका 50%, तो 50% यानी कि जो टोटल चार्ज है ना उसका हाफ, तो कितना होगा, ई नोड सी बाई 2, इतना इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई नोड सी 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, ई नोड सी कैंसिल, हाफ बचेगा, यह आ जाएगा 1/2 इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ, ये आ जाएगा ई की पावर माइनस टी बाई आर सी इक्वल टू 1 माइनस 1/2। इसको इधर लेगी, इसको इधर ले आए, समझ में आ गया ये वाला, श्योर। यहाँ पे ई की पावर माइनस टी बाई आर सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2, इतना आ जाएगा। दोनों का रिवर्स कर लो, रेसिप्रोकल कर लो इनका, या फिर इसका e की पावर माइनस टी बाई आर सी इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर माइनस 1, दोनों साइड क्या कर दो, लोग और विद बेस e, दोनों साइड क्या लगा दो, लोग, लोग e विद बेस e, लोग e विद बेस e, लोग दोनों साइड, और e की पावर क्या हो गया, माइनस टी बाई आर सी, दोनों साइड लोग लगा दिया विद बेस e, मतलब कि इधर भी लोग लगा दो, इधर भी लोग लगा दो, और बेस में क्या होना चाहिए, e होना चाहिए लोग के, तो आ जाएगा लोग e की पावर माइनस टी बाई आर सी और बेस में e इक्वल टू लोग 2 की पावर माइनस 1 विद बेस e, ठीक है। अब जो पावर में होता है, हमने ये रूल पढ़ा हुआ है कि लोग m की पावर x विद बेस n है, तो पावर को क्या लेते हैं, आगे ले लेते हैं, इसको लिख सकते हैं लोग m विद बेस n, ऐसा लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे पावर को, ये e की पावर माइनस टी बाई आर सी को आगे ले ले, तो क्या जाएगा, माइनस का t बाई आर सी लोग e विद बेस e इक्वल टू यहाँ पे -1 लोग 2 विद बेस e, देख सकते हैं सर। तो यह आ जाएगा लोग e विद बेस e क्या हो जाएगा 1, क्योंकि ये भी वैल्यू 2.71, ये भी 2.7, तो लोग e विद बेस e क्या हो जाएगा 1, तो यह आ जाएगा 1 बाई माइनस टी बाई आर सी इक्वल टू लोग 2 विद बेस e को आप ln2 लिख सकते हो, ln क्या, नेचुरल लोग ऑफ 2, ठीक है, उसको लिखा जा सकता है। तो -1 ln2, 1 से 1 माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ पे t की वैल्यू क्या हो जाएगी, ln2 इंटू में आर सी लिख सकते हैं। तो या फिर ऐसा लिख दो, टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर सी ln2, या फिर आर सी की जगह क्या लिख दो, टाउ सी, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट की वैल्यू होती है टाउ सी, तो t इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, टाउ सी ln2। इस पे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है कई बार, ठीक है, कि 50% चार्जिंग होने में जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, टाउ सी ln2 या फिर आर सी ln2, ठीक है। तो यहाँ पे पहले भी बताया था, जब लोग पढ़ाते तो ये बताया जाता है कि यहाँ पे लोगरिथम की जरूरत पड़ती है आरसी सर्किट में, तो बस यहाँ पे पड़ती है उसके 50% चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा, आर सी ln2।
log e विद बेस e1 होता है, क्योंकि अगर हम ये लिखते हैं log 2 विद बेस 2 है तो क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। बेस में जो है उसके कितनी बार या पावर कितनी करेगी वही आ जाए वैल्यू जो आगे लिखी है, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगा। log e विद बेस e1 होता है। आगे 2 नहीं आएगा, आगे -1 आएगा बस। log ये पावर आगे इसके पावर में नहीं है, log 2 की पावर -1 विद बेस e ऐसे बोलेंगे इसको। तो पावर में जो है वो आगे आता है, पावर में -1 है तो -1 आगे आ जाएगा log 2 विद बेस e। और log 2 को विद बेस e को ln2 लिख सकते हो। हो गया? इसका एक क्वेश्चन कर दो। यानी कि बस आपको ये 4 इक्वेशन याद रखने हैं, अगर नीट में तो आता नहीं है, एडवांस के लिए वैसे तो ये ठीक है। तो इसमें चारों इक्वेशन आपको याद रखनी है कि करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम की इक्वेशन क्या होगी, ई नोट बाई आर ई की पावर -t बाई आर सी। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस वर्सेस टाइम की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ई नोड इनटू में ई की पावर -t बाई आर सी। चार्ज की इक्वेशन, चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या हो जाएगा, ई नोड सी इनटू में 1 माइनस ई की पावर -t बाई आर सी। और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर वर्सेस टाइम की क्या हो जाएगी, ई नोड इनटू में 1 माइनस ई की पावर -t बाई आर सी। ठीक है, इसका क्वेश्चन कर दो। क्वेश्चन कर दो इसमें बताना है फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर एट जनरल टाइम t, यानी कि करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t बताना है, यानी कि q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t बताना है आपको, और करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t बताना है कि कितना करंट चलेगा जनरल टाइम पे। करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t इक्वेशन जो बनी है वो क्या बनी है, करंट वर्सेस टाइम की, चार्ज वर्सेस टाइम की, पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस टाइम की। तो इसमें आपको बताना है करंट चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t और करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, ये दोनों बातें बतानी है। देखो ये वाला मैं करवा रही हूँ, नेक्स्ट आप कर देना। इसमें देखो कि मैक्सिमम इक्वेशन क्या थी हमारे पास, Q इक्वल टू ई नोड सी 1 माइनस ई की पावर -t बाई आर सी। ये इक्वेशन ई नोड सी तब लिखते हैं जब एक ही कैपेसिटर और एक ही रेजिस्टेंस हो, या ई नोड की जगह क्या लिखो, Q मैक्स। ई नोड की जगह क्या लिखोगे, Q मैक्स। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q मैक्स 1 माइनस ई की पावर -t बाई आर सी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है 3 रेजिस्टेंस है, एक कैपेसिटर है, वो तभी लिखते हैं जब एक कैपेसिटर और एक ही रेजिस्टेंस, तो ई नोड सी लिख देते हैं हम। तो यहाँ पे ये लिख दो ई नोड सी की जगह Q मैक्स 1 माइनस ई के पावर -t बाई आर सी। अब मैक्सिमम करंट कब चलता है, मैक्सिमम करंट कितना आता है, कब आता है कैपेसिटर पे, इनफाइनाइट पे, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे मैक्सिमम चार्ज आता है कैपेसिटर पे। तो रेजिस्टेंस तो बहुत सारे हैं, उस केस में वो तभी लगते हैं जब एक ही कैपेसिटर एक ही रेजिस्टेंस हो, तो ई नोड सी लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप Q मैक्स लिखोगे कि अगर मान लो आ भी जाए, मान लो 2 कैपेसिटर आ गए फिर, तो उस केस में ई नोड सी की जगह क्या लिख दोगे, Q मैक्स। Q मैक्स की वैल्यू तो अगर एक ही कैपेसिटर एक ही रेजिस्टेंस हुआ तो ई नोड सी होगी, समझिए। तो यहाँ पे मैक्सिमम चार्ज कब आता है कैपेसिटर पे, प्लस Q माइनस Q, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे ही आता है। तो t इक्वल टू इन्फिनिटी पे हम कैपेसिटर वाली ब्रांच को ही क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, हटाते हैं कि नहीं। तो इसको हटा दो, करंट कितना चलेगा, इस ब्रांच को हटा देते हैं। t इक्वल टू इन्फिनिटी पे ही मैक्सिमम चार्ज आता है कैपेसिटर पे, तो t इक्वल टू इन्फिनिटी पे हम कैपेसिटर वाली ब्रांच को हटा देते हैं। तो 10 और 10 किस में, सीरीज में, तो 20। तो करंट कितना चलेगा, 60 डिवाइड बाई 20, यानी कि 3 एम्पियर का करंट चलेगा। और बार बार चलेगा वो अलग ऐसे चलेगा 3 एम्पियर का करंट। बैटरी में से स्विच को बंद कर दिया, बैटरी में से 3 एम्पियर का करंट ऐसे बार बार चलेगा। अब हमें क्या निकालना, मैक्सिमम चार्ज निकालना है। तो इस केस में मैक्सिमम चार्ज चाहिए, बाई KVL लगा लो, निकाल लो इसको। तो KVL लगाओ, इसमें तो चार्ज है ही नहीं, करंट की वैल्यू ही नहीं है, करंट की वैल्यू 0, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो गया, 0। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, प्लस Q बाई सी, और माइनस ये प्लस ये माइनस, माइनस का 10 इंटू में 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो Q बाय में C की वैल्यू कितनी है, 15 इक्वल टू 30। तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 15 इंटू में 30, 450 माइक्रो कूलम। ये क्या आएगा आपके पास, मैक्सिमम चार्ज।
ठीक है, कैपेसिटर पे मैक्सिमम चार्ज कितना आएगा 450 माइक्रोकूलम। अब इसमें यहाँ पे जो R होता है ये R इफेक्टिव होता है अक्रॉस द कैपेसिटर। R क्या होता है यहाँ पे, R इफेक्टिव होता है अक्रॉस द कैपेसिटर, और C यहाँ पे जिस कैपेसिटर के अक्रॉस आप R इफेक्टिव निकाल रहे हो वो वाला होता है। ठीक है, R इफेक्टिव के R क्या होता है यहाँ पे, R इफेक्टिव अक्रॉस द कैपेसिटर, R इफेक्टिव अक्रॉस द कैपेसिटर, जिस कैपेसिटर के अक्रॉस आपसे पूछा गया है। R इफेक्टिव क्या हो जाएगा, R क्या है यहाँ पे, R इफेक्टिव अक्रॉस द कैपेसिटर, रियल में R इफेक्टिव लिखना चाहिए यहाँ पे, R ना लिख के। ठीक है, अब कैपेसिटर के अक्रॉस R इफेक्टिव निकालना है तो इस केस में ये A पॉइंट होगा, और अब क्या कर दो, बैटरी की जगह जब हम R इफेक्टिव निकालते हैं अक्रॉस द कैपेसिटर तो बैटरी की जगह क्या लगा दो, एक सिंपल वायर लगा दो। ठीक है, क्योंकि हम किसके अक्रॉस निकाल रहे हैं, अब कैपेसिटर के। जनरल टाइम में एक खास बात है कि जो भी पूछेगा अक्रॉस द कैपेसिटर ही पूछेगा, तो R इफेक्टिव क्या निकालना है अक्रॉस द कैपेसिटर। तो अब ये बताओ, ये 10 और ये 10 ओम किस में है, पैरेलल में हो गए, क्योंकि A पॉइंट इसके अक्रॉस निकाल रहे हैं, ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट कैपेसिटर के अक्रॉस निकाल रहे हो। हाँ लेंगे, पहले इसके ये तो लास्ट तक रहना चाहिए, जिसके अक्रॉस निकालते तो वो लास्ट तक रहना चाहिए। तो इस केस में ये बताओ 10 और 10 किस में, पैरेलल में, तो इफेक्टिव क्या आ जाएगा 5। अब 5 इस 10 के साथ क्या हो जाएगा, सीरीज में, ये 10 और ये 10 कितना 5, फिर एक ही लूप नहीं बच गया, इस लूप में 5 10 के साथ क्या हो जाएगा 15। R इफेक्टिव कितना आ जाएगा कैपेसिटर के अक्रॉस 15। फिर से बता रही हूँ, ये 10 इस बैटरी की जगह तो क्या लगा दो, एक सिंपल वायर। ये 10 और ये 10 कैपेसिटर के अक्रॉस निकाल रहे हैं, तो ये 10 और ये 10 किसमें, पैरेलल में, तो R इफेक्टिव कितना आ जाएगा इनका 5। अब वो 5 इस 10 के साथ सीरीज में, तो R इफेक्टिव कितना आ गया 15। तो यहाँ पे करंट Q इक्वल टू आ जाएगा, क्यूब एक्स की वैल्यू कितनी है 450, तो 450 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय में R की वैल्यू पुट करोगे कितनी 15 इंटू में C की वैल्यू 15, ये आ जाएगा आपके पास आंसर। करंट चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम T की, ये आएगा आंसर। हाँ आगे समझिए, सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है, फाइंड करंट थ्रू द कैपेसिटर जनरल टाइम T। करंट थ्रू द कैपेसिटर, कैपेसिटर में मैक्सिमम कितना, आई की इक्वेशन क्या थी, I इक्वल टू ई नोट बाय आर ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। यहाँ पे ई नोट बाय आर तब लिखते हैं जब एक ही कैपेसिटर एक ही रेजिस्टेंस हो, एक ही कैपेसिटर एक ही रेजिस्टेंस। तो आई की यहाँ क्या लिख लो, आई मैक्स, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई मैक्स इंटू में ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। ठीक है, अब देखो कि इसमें अब t इक्वल टू 0 पे ही मैक्सिमम करंट चलता है, t इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम करंट चलता है, और t इक्वल टू 0 पे हम कैपेसिटर को हटा के क्या लगा देते हैं, वायर लगाते हैं। तो इस केस में कितना करंट चलेगा मेरे को बताइए, 10 और 10 किस में, पैरेलल में, तो इनका इफेक्टिव क्या हो जाएगा 5, और 5 10 के साथ किस में, सीरीज में, क्योंकि बैटरी में से करंट निकाल रहे हैं कि t इक्वल टू 0 पे बैटरी में से कितना करंट निकलेगा, तो दोनों का इफेक्टिव क्या हो जाएगा 5 10 के साथ सीरीज में, तो 15। तो करंट कितना चलेगा, I की इक्वल क्या हो जाएगी 16 डिवाइड बाय में 15 4 एम्पियर। तो बैटरी में से जो करंट निकला वो कितना लगना 4 एम्पियर। इसको मत देखो, ये तो 4 एम्पियर, तो इसमें भी कितना जाएगा 2 एम्पियर, और इसमें भी कितना जाएगा 2 एम्पियर। तो मैक्सिमम जो कैपेसिटर ब्रांच में से करंट कितना गया 2 एम्पियर। हमेशा जो मैक्सिमम यहाँ पे करंट आएगा वो थ्रू द कैपेसिटर ब्रांच कितना जा रहा है, t इक्वल टू 0 पे, वो लिखते हैं हमेशा। तो मैक्सिमम करंट t इक्वल टू 0 पे कितना गया कैपेसिटर ब्रांच में 2, तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 2। तो I इक्वल टू 2 इंटू में e की पावर माइनस टी बाय में, अब कैपेसिटर के क्रॉस R इफेक्टिव हमने पहले निकाल लिया था, कितना रहा 15 इंटू में 15। यहाँ पे सब कुछ जनरल टाइम में थ्रू द कैपेसिटर के अक्रॉस ही हम निकालते हैं, समझ आ गया। यानी कि कंक्लूजन क्या है इस टाइप की क्वेश्चन को करने के लिए कि t अगर मैक्सिमम चार्ज निकालना है तो t इक्वल टू इन्फिनिटी पे मैक्सिमम चार्ज आता है, तो कैपेसिटर ब्रांच को ही क्या कर दो आप ब्लॉक कर दो, और फिर उस केस में बैटरी में से करंट निकाल लो कितना चलेगा, फिर उसमें केवीएल लगा के बाई केवीएल हम क्यू मैक्स निकाल सकते हैं, और करंट जो निकाल रहे हैं आई मैक्स जो लिखते हैं t इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर ब्रांच में कितना करंट जाएगा वो लिखते हैं हमेशा। और r जो होता है आर इफेक्टिव अक्रॉस द कैपेसिटर, r क्या है यहाँ पे आर इफेक्टिव अक्रॉस द कैपेसिटर, जो ये r इक्वेशन में जो r है ये, ठीक है समझ में आ गया ये क्वेश्चन, नोट करना है कर लो।
जल्दी नोट करो। कहाँ पे? ये यहाँ पे जो आर लिखा है ये आर इफेक्टिव अक्रॉस द कैपेसिटर ही है। देखो इसके अक्रॉस ही निकाला है, ए बी के अक्रॉस, तो इस केस में 10 और 10 किस में? ये वाला करंट जो है, ये वाला करंट है t इक्वल टू इन्फिनिटी पे 3 एम्पियर, क्योंकि इसमें t इक्वल टू इन्फिनिटी पे कैपेसिटर ब्रांच को ही हटा देते हैं, तो उस केस में ये 10 और 10 किस में? सीरीज में, तो 20 और करंट कितना चलेगा? 60। क्योंकि हमें करंट क्यू मैक्स अगर निकालना है तो पहले करंट हमें निकालना पड़ेगा, और क्यू मैक्स कब आता है? t इक्वल टू इन्फिनिटी पे, तो उस केस में 3 एम्पियर चलता है करंट t इक्वल टू इन्फिनिटी। क्वेश्चन बताओ ये, इसमें भी चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t बताना है, करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t बताना है। इसमें भी देखो, अगर चार्ज जो है, चार्ज की वैल्यू क्या है? Q इक्वल टू क्या होगा? Q मैक्स 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। देखते हैं, देखो इस स्विच को तो बंद ही कर दो। T इक्वल टू इन्फिनिटी पे ही मैक्सिमम चार्ज आता है कैपेसिटर पे, इस पे प्लस क्यू और इस पे माइनस क्यू, तो इस ब्रांच को हटा दो, पहले इस ब्रांच को ही क्या कर दो? ब्लॉक कर दो। तो 12 और 6 किस में? सीरीज में, सीरीज में हो गया। कितना अगर आर इफेक्टिव कितना आ गया? 18, तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 डिवाइड बाय में 18, 10 एम्पियर करंट चलेगा। बैटरी में से कितना करंट निकलेगा? 10 एम्पियर, ऐसे जाएगा और बैटरी में एंटर। इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा। जब मैक्सिमम चार्ज जब आता है तो वो t इक्वल टू इन्फिनिटी पे आता है, और उस केस में t इक्वल टू इन्फिनिटी पे कैपेसिटर ब्रांच में कोई करंट नहीं जाता। तो यहाँ पे अब मैक्सिमम चार्ज निकालना है, तो एक तरीका तो इसमें क्या लगा दो? KVL लगा दो, या फिर ये देख लो कि ये 12 इन दोनों रेजिस्टेंस का तो कोई काम ही नहीं, क्योंकि इस ब्रांच में कोई करंट ही नहीं जा रहा, तो इस केस में इन रेजिस्टेंस का कोई रोल ही नहीं है। तो इस केस में ये भी देख सकते हो कि ये वाला 6 ओम और 12 माइक्रोफैराड दोनों पैरेलल में, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इसके अक्रॉस होगा, या फिर बाई केवीएल, तो इसके अक्रॉस कितना है? 60 वोल्ट, तो 12 माइक्रोफैराड के अक्रॉस भी कितना होगा? 60, क्योंकि ये 12 और 6 किस में? पैरेलल में। या फिर आप केवीएल लगा दो, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, तो यहाँ से शुरुआत करो। प्लस का 180, माइनस का 12 इंटू में 10, इसके अक्रॉस 0 क्योंकि करंट ही नहीं है, इसके क्या जाएगा? माइनस का q बाय में c इक्वल टू 0, तो 180 माइनस 120 माइनस का q बाय में 12 इक्वल टू 0। यहाँ पे 180 माइनस किया जाएगा आपके पास 60 माइनस q बाय 12 इक्वल टू 0, तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60 इंटू में 12, 720 माइक्रो कूलम, ये आएगा मैक्सिमम चार्ज। ठीक है, अब आर इफेक्टिव, आर ये आर क्या है यहाँ पे? आर इफेक्टिव अक्रॉस द कैपेसिटर है, तो इस केस में आर इफेक्टिव अक्रॉस द कैपेसिटर निकालो, तो इसके अक्रॉस आर इफेक्टिव निकालना है, तो ये लास्ट तक रहनी चाहिए ब्रांच। तो ये बताओ, ये 3 और 3 तो सीरीज में 6 आ जाएगा। अब ये बताओ 12 और 6 किस में है? पैरेलल में, तो 12 और 6 का आर इफेक्टिव कितना हो जाएगा? 12 इंटू में 6 डिवाइड बाय में 12 प्लस 6, 72 डिवाइड बाय में 18, कितना रहा?
4 ओम आ रहा है। अब ये तो 4 और ये 6 किस में, पर सीरीज में। अब ये वाले इसी इन सभी को 6 और 12 किस में थे, पैरेलल में। अब 6 और 12 पैरेलल थे, इनका इफेक्टिव आ गया 4। अब 4 जो है इन 6 ओम के साथ किस में हो गया, हाँ क्योंकि इनका इफेक्टिव लगा दिया, इस 12 ओम की जगह 4 ओम लगा दो सीरीज में, तो इनका इफेक्टिव क्या आ जाएगा 10। तो इनकी जगह क्या लिख दो 10। तो यानी कि आर इफेक्टिव की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास अक्रॉस द कैपेसिटर 10 ओम। आर इफेक्टिव अक्रॉस द कैपेसिटर कितना आ गया, कैपेसिटर कितना 10 ओम। तो यहाँ पे Q इक्वल टू, ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, Q इक्वल टू Q मैक्स की वैल्यू कितनी है 720 माइक्रोकूलम। 720 इंटू में 1 माइनस ई की पावर t बाय में R की वैल्यू है 10 इंटू में C की वैल्यू 12। क्या आ जाएगा आंसर, समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि इसमें करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, ठीक है। तो करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, मैं इसकी ये रब कर रही हूँ। इसमें देखो करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, तो मैक्सिमम करंट t इक्वल टू 0 पे चलता है। तो इस केस में बैटरी के अक्रॉस आर इफेक्टिव कितना आ जाएगा 6 और 6 किस में, पैरेलल में। तो 3 और 12 सीरीज में 15। तो इसमें आर इफेक्टिव कितना आ जाएगा, आर इफेक्टिव क्या हो जाएगा आपके पास t इक्वल टू 0 पे बैटरी के अक्रॉस 6 और 6 किस में, पैरेलल में। 3 और 12 किस में, सीरीज में। आर इफेक्टिव कितना गया 15। तो आर इफेक्टिव की वैल्यू आ गई 15 ओम। तो करंट कितना चलेगा 180 डिवाइड बाय में 15, 12 एम्पियर आ रहा है, ठीक है 12 एम्पियर। तो बैटरी में से करंट निकला कितना 12 एम्पियर का। तो इधर भी 6 जाएगा और इधर भी 6। तो कैपेसिटर ब्रांच में मैक्सिमम करंट कितना जा सकता है 6, ठीक है। तो इस केस में I इक्वल टू क्या है, I मैक्स e के पावर माइनस टी बाय आर सी। तो यहाँ पे I इक्वल टू I मैक्स की वैल्यू कितनी है 6, e की पावर माइनस टी बाय में R की वैल्यू क्या जाएगा क्रॉस द कैपेसिटर हमने निकाली थी 10 इंटू में C की वैल्यू 12। यह जाएगा आपके पास करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, ठीक है। इसकी डीपीपी है वो सोल्व कर लेना, क्वेश्चन ना हो तो एक आधे क्वेश्चन में कल दोबारा से करवा दूंगी आपको, जो डाउट हो आप ले लेना, ठीक है। तो ये था आरसी सर्किट एट जनरल टाइम t, ठीक है। इसमें मेन आपको इक्वेशन याद करनी है, और इसमें जो भी पूछता है कैपेसिटर के अक्रॉस ही पूछता है। करंट भी मैक्सिमम करंट जो है t इक्वल टू 0 पे चलेगा। कैपेसिटर ब्रांच में देखना है कि मैक्सिमम करंट कितना जा सकता है। और आर इफेक्टिव, आर जो है यहाँ पे आर इफेक्टिव अक्रॉस द कैपेसिटर है, और सी जो लिखते हैं वो किसके अक्रॉस आपने आर इफेक्टिव निकाला है वो लिखना है, ठीक है।